देश में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है और सबसे बड़ा दांव इस वक्त खेला जा रहा है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव नहीं होगा और आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को एक ब्लैंक चेक दे दिया है। अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा राहुल, ममता, अखिलेश और दक्षिण के स्टालिन इस ब्लैंक चेक को एक्सेप्ट करते हैं या ठुकरा देते हैं, जनता को सही बताते हैं या भ्रम फैलाते हैं। सरकार इस वक्त तक भी कॉन्फिडेंट है कि कल वो लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास करा लेगी और उसकी वजह है कुछ आंकड़े जो आज अमित शाह ने खुल करके देश के सामने रख दिए हैं। सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया कि उत्तर की सीटें बढ़ रही हैं, दक्षिण की सीटें घट रही हैं। तो सबसे पहले आपको दक्षिण के सीटों का सही आंकड़ा बताते हैं। कर्नाटक में इस वक्त 28 सीटें हैं, 28 सीटें बढ़कर के 42 सीटें हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में इस वक्त 25 सीटें हैं, ये बढ़कर 38 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं जो बढ़कर के 26 हो जाएंगी। तमिलनाडु से इस वक्त 39 सांसद चुनकर आते हैं, अब बढ़कर के 59 सांसद चुनकर के आएंगे। और केरल, जहां से प्रियंका गांधी आती हैं, वहां से 20 सांसद इस वक्त चुनकर आते हैं। वो केरल अब 30 सांसद चुनकर भेजेगा। कुल मिलाकर दक्षिण के 5 राज्यों से 129 सांसद लोकसभा में हैं, जो बढ़कर 195 सांसद हो जाएंगे। मतलब दक्षिण का कोई नुकसान नहीं हो रहा, इनफैक्ट नफा हो रहा है। बाकी बचा हिसाब इस रिपोर्ट में समझिए। नरेंद्र मोदी 2029 का चुनाव 2026 में लड़ रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? 26 में मोदी की 29 वाली सबसे बड़ी तैयारी राहुल पर, अखिलेश पर, ममता पर, हर विरोधी पर कैसे पड़ी भारी। 2029 का चुनाव मोदी आज ही जीते, विपक्षी पार्टियां आज ही कैसे हारी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। मोदी ने क्यों कहा विपक्ष को लंबे समय तक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? मोदी ने क्यों कहा अगर विपक्ष ने विरोध किया तो मुझे राजनीतिक लाभ होगा? नरेंद्र मोदी ने किस चीज की क्रेडिट का ब्लैंक चेक विपक्ष को दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने 2026 में ही 2029 का रिजल्ट अपने लिए सील कर लिया? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा का पूरा विपक्ष हिल गया है। राहुल को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अखिलेश को लग रहा है कि अब हम चुनाव कैसे जीतेंगे। दीदी को लग रहा है कि अब बंगाल हाथ से गया। जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार 2026 है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है। आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज ही हर्ष का दिन है। भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। आज ही उल्लास का दिन है। तो जल्दीबाजी क्यों है महिला बेटे? क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती है? ये क्या तरीका है? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? अब अपने राजनीतिक रोटियों को मत सेकें। विपक्षी खेमे में भूकंप आ गया है और भूकंप लाने का काम, शॉक वेव लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये काम 2 लेवल पर हुआ है। नंबर 1 महिला आरक्षण विधेयक और नंबर 2 डीलिमिटेशन बिल। 33% महिला आरक्षण यानी देश की आधी आबादी खुश और लोकसभा के सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 तक ले जाने की तैयारी। ऐसी है 2029 के लिए मोदी की प्लानिंग। मोदी ने जो दांव खेला है उसकी टाइमिंग नोट करने वाली है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला बिल और संसद की सीटों का डीलिमिटेशन, इन दोनों को साथ लाकर सरकार अब वोटर्स के मन को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और आधी आबादी की नजरों में पूरे के पूरे विपक्ष को भी एक्सपोज कर रही है। और ये कैसे हो रहा है, इसे एक एक करके समझते हैं। शुरुआत महिला आरक्षण बिल से करते हैं।
पहली बार साल 1996 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, लेकिन बहस, हंगामे और लोकसभा भंग होने के कारण तब ये बिल पास नहीं हो सका। 1998 में आरजेडी के एक सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने तत्कालीन कानून मंत्री एम थुम्बीदुरई से बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी थी। कुछ नेताओं ने राजनीति के तहत महिला आरक्षण को लोकल बॉडी पंचायत तक ही सीमित रखा। मेजॉरिटी और पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद पहले की सरकारों ने ये रिफॉर्म नहीं किया। 2010 में राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल पास किया, लेकिन अगले 4 साल तक उसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। इसके बाद साल 2023 में मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई। उसे लोकसभा से पास भी करा लिया गया। विपक्ष ने कोई शोर शराबा नहीं किया। 2023 में विपक्ष सार्वजनिक तौर पर कहता सुनाई दिया कि बिना सेंसस के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया जाए, इसमें देरी ना की जाए। और इसका एक कारण यह था कि 2024 के लोकसभा का चुनाव होने वाला था। विपक्षी पार्टियां बिल का विरोध करके पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जो पार्टियां 2023 में कह रही थी कि बिना सेंसस के महिला आरक्षण बिल को लागू करो, वही पार्टियां अब कह रही हैं कि मोदी को इतनी जल्दबाजी किस चीज की है। और विपक्ष के फेंके इस फुल टॉस पर नरेंद्र मोदी ने छक्का मार दिया है, इंडी अलायंस को चिता दिया है। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है, उनका हाल बुरे से बुरा किया है। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने की योजना बना रही है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। और इसके साथ ही साथ सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का भी प्रस्ताव रखा है। विपक्ष कह रहा है कि 2023 का बिल पहले से ही परिसीमन और जनगणना के बाद लागू होना था। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके तुरंत लागू करो, वो भी मौजूदा 543 सीटों पर ही। इसके अलावा ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा के अंदर कोटा देने की मांग भी उठ गई है। यानी पूरा पेंच इस बात को लेकर फंसा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ क्यों ले जा रही है। इस पॉइंट का हवाला देकर अब हर कोई अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। कोई इसे चुनाव से जोड़कर देख रहा है, कोई इसमें मुस्लिम वोट बैंक ढूंढ रहा है। हर विपक्षी पार्टी अपने अपने सियासी नफा नुकसान को देखकर ही महिला आरक्षण बिल पर आगे बढ़ रही है, अपनी दलील दे रही है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। वे राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वे राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। अब अचानक क्या हो गया?
मन बदल गया? वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है? और इतनी जल्दबाजी क्यों? महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जिन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। আর এখন বলছে বিল আনছে কি একসাথে মহিলাদের কত অসম্মান দেখুন 33% রিজার্ভেশন উইমেন মহিলাদের আমরা মন প্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছি আমি এর জন্য আমি নিজেও পার্লামেন্টে অনেক লড়াই করেছি আমাদের দলও লড়াই করছে 33% রিজার্ভেশন করার বিল তো অনেক দিন ধরে পড়ে আছে তা তুমি তার সাথে ডিলিমিটেশন কেন করছো তার কারণ বাংলাকে তুমি ভাগ করার চেষ্টা করছো সারা দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছো কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করার চেষ্টা করছো তাই দুটো মহিলা আর ডিলিমিটেশন একসাথে হতে পারে না মহিলা বিল আলাদা বিল ডিলিমিটেশন বিল আলাদা বিল विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन के साथ लेकर क्यों आ रही है, इसकी एक वजह यह है कि अगर परिसीमन के साथ महिला आरक्षण विधेयक को नहीं जोड़ा जाता तो जनगणना और परिसीमन में देरी की वजह से महिला आरक्षण 2034 या उसके बाद ही लागू हो पाता। लेकिन अब मोदी ने घड़ी को उलट दिया है। बिना नए सेंसस का इंतजार किए डीलिमिटेशन के साथ इसे तेजी से लागू करने का प्लान बना लिया है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष महिला आरक्षण विधेयक की राह में भी अड़ंगा डालने का काम कर रहा है। मोदी के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने एक झटके में देश की आधी आबादी के सामने पूरे के पूरे विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है। अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे तब भी व्यापक रूप से बात यह थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। हर एक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। अजय देखिए, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे।
ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। मोदी महिला आरक्षण विधेयक का क्रेडिट नहीं ले रहे, उल्टे विपक्ष को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन मोदी के विरोधी क्रेडिट में भी डीमेरिट ढूंढ रहे हैं। वो बात दूसरी है कि जो विपक्ष आज मोदी की बातों को डिस्क्रेडिट कर रहा है, उसी विपक्ष के मुखिया राहुल गांधी कुछ घंटों पहले महिला आरक्षण का क्रेडिट खुद ले रहे थे और मोदी को कोस रहे थे। 2018 में मैंने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी। इसमें साफ लिखा है कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। यहां मैंने कहा है कि 2019 में महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। अब जरा विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे दो सवालों का भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि मोदी को इतनी जल्दबाजी किस बात की है। इसका जवाब यह है कि महिला आरक्षण बिल आज से नहीं 30 साल से लटका पड़ा है। सेंसस को आनन फानन में नहीं कराया जा सकता, उसमें स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी जरूरी है। जनगणना में जल्दबाजी से डेटा की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। मोदी सरकार इसीलिए 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को साथ साथ लेकर आई है। 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है, उसके मुताबिक 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मगर अब इस पर भी बवाल शुरू हो गया है। खासकर दक्षिण के राज्यों ने हंगामा बरपा दिया है। दक्षिण में मोदी के सियासी विरोधी ये फैला रहे हैं कि डीलिमिटेशन हुआ तो साउथ इंडिया के राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। खुद मोदी ने साफ साफ कहा है कि सीटों की जो संख्या बढ़ेगी वो 50% के अनुपात में होगा, यानी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर यूपी में अभी 80 सीटें हैं, लेकिन 50% के हिसाब से उसकी सीटें 120 ही रहेंगी। बिहार में भी अभी की 40 सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़कर 72 हो जाती हैं, लेकिन वो 60 ही रहेंगी। जबकि साउथ के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां अभी 39 सीटें हैं, जो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती तो सिर्फ 50 होती, लेकिन 50% के हिसाब से उनकी सीटें 59 होंगी, यानी 9 सीट ज्यादा। केरलम का भी यही हिसाब है, अभी 20 सीटें हैं, जनसंख्या के हिसाब से 23 होती, लेकिन 50% बढ़ोतरी के हिसाब से उनकी सीटें 30 होंगी, यानी सीधे 10 सीटें ज्यादा। सरकार कह रही है कि सबको फायदा होने वाला है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी ने खुद पहले इसकी गारंटी दे दी, उसके बाद अमित शाह ने भी विपक्ष का फैक्ट चेक कर दिया। निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ,
और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं, मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि ये किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट ना कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। महिलाओं का आरक्षण और डीलिमिटेशन तुरंत चुनाव नहीं बदलेंगे, लेकिन 2029 और उसके बाद की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अभी संसद का स्पेशल सत्र चल रहा है। क्या बिल पास होगा? क्या 2/3 बहुमत बनेगा? ये तो कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि बीजेपी ने महिलाओं के बीच अपना पॉइंट भी बना लिया है और विपक्ष को भी पूरी तरह फंसा दिया है। हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है।
मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।